अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खूनी दुश्मनदारियों के हवाले से, जिसमें बहुत से नौजवान और बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, बहुत से घर उजड़ चुके हैं, बहुत से बच्चे यतीम हो चुके हैं। लेकिन आज तक इस दुश्मनदारियों के बारे में, इनको ख़त्म करवाने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आज हम बात करेंगे लाहौर के एक बहुत ही मशहूर दुश्मनदार ग्रुप के सरबरा इसरार बट से, जिनकी लखोडैर में बहुत ही मशहूर दुश्मनी जानी जाती है। इसमें भी बहुत से लोग जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि वो पहले जिंदगी कैसी गुजार रहे थे और अब दुश्मनदारी के बाद उनकी जिंदगी क्या बन चुकी है। बट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जैसे अब आप ये दुश्मनी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बचपन नहीं याद आता? कैसा गुजरा बचपन? वालिद साहब क्या करते थे? कैसी यादें हैं बचपन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो आपने सवाल किया जी, बड़ा अच्छा सवाल है। ये जो दुश्मनी है, आपने ये जहाँ से बात को स्टार्ट किया, ये हमारी बचपन से लेकर अब ये शुरू नहीं हुई थी। हमारा बचपन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हमारे दादा जो थे वो भी स्कूल टीचर थे। गवर्नमेंट हाई स्कूल बागबानपुरा में उनकी वो सर्विस थी। हमारे वालिद मोहम्मद सलीम भट्ट साहब वो हेड मास्टर थे फेडरल गवर्नमेंट आबद मजीद स्कूल में। फेडरल गवर्नमेंट के वो मुलाजिम थे, हेड मास्टर रिटायर्ड थे वो। हमारी वालदा भी हेड मिस्ट्रेस रिटायर्ड हैं। तो हमारा यानी बताने का मकसद कि हमारा ख़ानदान दादा परदादा से हमारे सब एक आप हिसाब लगाएं, बल्कि कि हमारे दादा की सरवस, वालिद की सरवस, वालदा की, हमारी एक सिस्टर भी टीचर। हमारे ख़ानदान ने महकमा तालीम को 100 साल से ज़्यादा अरसा दिया है। महकमा तालीम को जो ख़ानदान महकमा तालीम को 100 साल से ऊपर जिस ख़ानदान ने महकमा तालीम को वक़्त दिया हो, बच्चों को तालीम दी हो, लड़कियों को तालीम, बच्चियों को तालीम दी हो, तो वो ख़ानदान राइफ़ल क्यों उठाएगा, बंदूक क्यों उठाएगा? ये हमारे वालिद साहब को मर्डर कर दिया गया 2010 में, एक रिटायर्ड स्कूल हेड मास्टर, जिन्होंने कभी अपने पास एक छुरी तक नहीं रखी थी। अच्छा बट साहब, उस तरफ भी चलते हैं, लेकिन वो जो बचपन के अयाम थे, जब वालिद साहब आपके टीचर थे, हेडमास्टर भी बने, तब कैसा दौर था? किस तरह आप घर में रहते थे और क्या सोचते थे बच्चों के लिए? क्या सोचा हुआ था कि क्या बनेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे? आपको जहाँ से याद है वहाँ से कुछ शेयर करें। मैं जो बनना चाहता था जी, मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे महकमा पुलिस का शौक था। अच्छा, पुलिस में? मैं पुलिस का बचपन में होता है ना, जैसे कोई पूछता है क्या बनोगे, तो मेरा बचपन से शौक था पुलिस में जाने का। मगर मेरे वालिद साहब का शौक था कि वो मुझे टीचर बनाएंगे। अच्छा। तो वो मैंने पीटीसी का कोर्स भी किया। वो प्राइमरी स्कूल टीचर का कोर्स होता है मैट्रिक के बाद, वो मैंने पीटीसी का, उन्होंने मुझे कोर्स भी करवाया। तो मगर हादसाती तौर पे जो ही ये हमारी ज़िंदगी में ये मोड़ आया, वैसे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रह भी चुका हूँ, मगर मैं महकमा रेलवे में जॉब मुझे मिल गई 90 में, तो फिर मैंने 10 साल सर्विस रेलवे में की है। अच्छा। यानी एज ए मैंने स्टेनोग्राफर। बताने का मकसद कि अब हमारी लाइफ जो थी वो एक पढ़ा लिखा ख़ानदान था और गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मैं खुद जॉब करता रहा हूँ, तो बाकी भाई मेरे वो सारे तसल्ली और सुकून था। बिल्कुल सुकून था, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं थी। एक स्कूल टीचर या उसकी औलाद, यानी आप समझते कि लाइफ कैसी होगी। तो लखोडैर में किसने आकर रिहाइश इख्तियार की? आपके दादा ने, आपके वालिद ने, किसने? जी, लखोडैर में हमारे जी अबौजदाद, जब ये हमारे अबौजदाद माइग्रेशन यानी करके माइग्रेट होके इधर आए थे पाकिस्तान में, कश्मीर से। अच्छा। तो वो हमारे अबौजदाद इधर आए थे और लखोडैर में ही उन्होंने आबाद हुए आके, तो यानी किसी दूसरे शहर से इधर शिफ्ट नहीं हुए। अच्छा। तो यहीं पे डेरा लगाया और यहीं पे मतलब उन्होंने अभी तक आबाद वहीं पे। ये हमारा यानी हमारा आबाई जो है वो यही लखोडैर है। यहीं पर जिंदगी, यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे जो
यानी हमारा जो भी बचपन है वो इधर लखोडैर में गुजरा। आप अपनी फैमिली के जो है वो सरबराह हैं, सबसे बड़े बेटे हैं आप? जी जी, मुझसे एक बड़ा मेरा भाई था अनवारुल हक भट्ट, तो वो मर्डर हो गए थे 96 में, वो बड़ा था, उसके बाद बाकी भाई छोटे हैं। पर सब कौन सी बचपन की यादें आती हों जो आपने देखा, जैसे दिन गुजारे आपने बचपन यहाँ पे गुजारा लखोडैर इसी घर में? जी, क्या क्या मतलब वालिदैन तो याद आते ही हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके साथ कुछ शरारतें करते हैं बच्चे, खेलते कूदते हैं, एक आज़ादी होती है कहीं पे भी चले जाना। जी वो जी, चीज़ों को मिस करते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल जी, वो बचपना जैसे देहातों में खेलने भी, गुल्ली डंडा होती थी, खेल होती थी, तो वो हम खेलते थे आपस में, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, यानी सारी वो जो खेलें बच्चों को पाई जाती हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही बड़ी अच्छी और मतलब ज़िंदगी गुजार रहे थे। बचपना बड़ा अच्छा गुजरा है, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, खेलें, यानी बड़ा अच्छा माहौल था। जैसे आपने अपने बचपन के याम गुजारे, क्या आपके बच्चे उस तरह गुजार पा रहे? जी नहीं, वो थोड़ा अभी यानी मुख्तलफ है, क्योंकि जो अभी हालात हैं उस वक्त हमारे बचपन में ये हालात नहीं थे। रात को भी बाहर निकल गए, दिन को भी निकल गए, उस वक्त ये खौफ, ये डर, ये दुश्मनदारी, ये चीज़ें नहीं थी। हमारा बचपन जो था वो बिल्कुल बड़ा एक इजीली और नॉर्मल ज़िंदगी थी, पुरसकून। अभी हमें बिल्कुल अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की भी फ़िक्र होती है, स्कूल भेजते हैं तो बड़ी फ़िक्र होती है पढ़ने के लिए भी, तो यानी हमारा बचपना और हमारे बच्चों का बड़ा फ़र्क है ज़िंदगी का इस वक्त। अभी टफ़ है, अभी बच्चों को बाहर निकलने से भी डर आता है, तो इसलिए जो बड़े बच्चे हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि भी उनको हम बैरून मुल्क भेजें, तालीम भी वहाँ हासिल करें, कारोबार भी वहीं पे करें, इन मामला से निकल जाए। यानी हमारे बचपना और अभी जो हमारे बच्चे हैं इनके बचपने, ये बड़ा फ़र्क है ज़िंदगी का भी, बहुत ज़्यादा आप इसमें फ़र्क देखते हैं। अच्छा बट साहब, ये जो आपकी दुश्मनी का आगाज़ हुआ, देखते ही देखते इतनी खौफनाक हो गई, आपके वालिद साहब को कत्ल कर दिया गया, भाई को कत्ल कर दिया गया, और भी कत्ल हुए होंगे, दूसरी पार्टी के भी हुए होंगे, क्योंकि ना हम पुलिस हैं ना अदालत, फैसला नहीं कर सकते कि किसने ठीक किया या कौन हक पे है, ये तो अदालत के मामलात हैं। लेकिन ये दुश्मनी जो चली आ रही है, कभी ये नहीं सोचा कि इसे ख़त्म कर दिया जाए, बच्चों की ज़िंदगी भी सुकून में लाई जाए, अपनी ज़िंदगी भी सुकून में लाई जाए, कभी कोशिश की? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश हमेशा यही रही जी, हम अपने इलाके में, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और कोई भी सियासी आदमी, मेरा एक बड़ी जमात से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मैं लाहौर का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो जो एक ये है, और यही इसी यूनियन काउंसिल लखोडैर से मैं चेयरमैन भी इलेक्ट हुआ, बिल्कुल, और पीपल्स पार्टी के और वाहिद थे बिल्कुल 274 सीटों में एक पीपल्स पार्टी के टिकट पे मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, मेरे हल्के के लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो जो एक सियासी बंदा होता है वो नहीं चाहता कि दुश्मनदारियाँ रहें, लड़ाई झगड़ा रहे, क्योंकि वो खुद अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा तो वो आम की खिदमत कर सकेगा। तो इन हालात में बड़ी फिर मुश्किल होती है। हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हम अपने इलाके में, बल्कि मैंने बहुत सारे और लोगों की सुलह करवाई है, तो जो बंदा सुलह दूसरों की करवाता है उसको अपना भी होता है कि मैं अपनी भी लाइफ इसी तरह सुलह सफाई से गुजारूँ। मगर हमारे इलाके के जो हालात हैं जी, असल में वहाँ पे जो हमारी दुश्मनी लखोडैर के अंदर जो जट बरादरी से है, हमारी उनके साथ कोई जाती लेन देन, कोई झगड़ा नहीं है। वो कुछ ऐसे अनासर हैं कि किराए के कातिल हैं, और मैं उनकी आपको थोड़ी सी बता भी देता हूँ, आप वो चेक करें, आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि मैं कैमरे के सामने बैठ के कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, झूठ नहीं बोल रहा, ये किराए के कातिल हैं। हमारा झगड़ा होता है ना जी, किसी के साथ कोई ज़मीन का झगड़ा है, कोई लेन देन का झगड़ा है, उनके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं। मैं आज भी कहता हूँ कि हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं। इतनी खौफनाक दुश्मनी, खाली वैसे ही बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, ये है किराए के कातिल, इनके पीछे अनासर और है, और वो सियासी मकासद, इलाके की चुदराहट, और वो लोग इस मामले पे बड़े खौफजदा थे कि मेरा भाई बाबर सुहेल भट्ट को छोटी उम्र में
PYO पंजाब का जनरल सेक्रेटरी, पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी पंजाब मुंतखब हुआ, पार्टी ने इज्जत दी, अल्लाह ताला ने इज्जत दी। वो मुझसे कुछ 10 साल छोटा था, तो छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने उसको इज्जत बख्शी। फिर उसने 2013 में MPA का इलेक्शन 157 हल्के से पीपल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, तो वहाँ से उस हल्के से उसने अल्हम्दुलिल्लाह को 22,000 वोट लिए पीपल्स पार्टी के टिकट पे। तो इस बात से बहुत सारे जो सियासी हल्के थे वो खौफज़दा थे कि ये घराना पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस हल्के में बड़ा मजबूत है। तो उसके बाद जब हमने यूनिट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा तो 6,000 वोट लखोडर यूनिट काउंसिल से मैंने लिया। तो असल में हमारी जान के जो दुश्मन है वो ये चीज़ें हैं कि ये सियासत और इलाके की चुदराहट के ये लोग खौफज़दा हैं। इन लोगों के पीछे वो अनासर हैं जो सियासी मकासद जिनके इस इलाके में पूरे नहीं होते। तो इन लोगों को लखोडर वाला ये जो जट ग्रुप है ना, ये इनकी आप हिस्ट्री देखें, इरफान और शुबान गिल नामी 2 भाई हैं, शफीक उर्फ जंगी और उसका भाई है शकील, और उसका एक चाचा था नफीस, एक जिशान और अफशानी। ये सारी एक चेन है, एक दूसरे के ये रिश्तेदार हैं। ये हमारे साथ भी इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। असल में इनके पीछे सुहेल शौकत भट्ट जो लीगी MNA था उस वक्त, अब MPA है, और उसका मामा है शफकत अली और बग्गा भट्ट। उसकी आप हिस्ट्री निकालें, थाने बाटापुर से मनावे से मेरा ख्याल शफकत भट्ट के खिलाफ को कत्लो गारत के को 20 पर्चे आपको निकलेंगे। उसकी ये हिस्ट्री है, यानी ये थ्रू आउट एक क्रिमिनल फैमिली है। क्रिमिनल माइंड लोग जब सियासत में आएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इलाके में कोई ऐसा बंदा हमारे सामने मुकाबले पे आए। तो असल में ये दुश्मनी है। इस बात से ये दुश्मनी का आगाज हुआ कि ये जो लखोडर वाला ग्रुप मैंने बताया, इनको उन्होंने शफकत बग्गा भट्ट और सुहेल शौकत ने पैसे दिए कि बाबर भट्ट को मार दो और हमारा रास्ता लखोडर में क्लियर हो जाए। दुश्मनदारी शुरू तो की जा सकती है, लेकिन इसे खत्म कैसे किया जाएगा और इसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लाहौर के बहुत ही मशहूर दुश्मनदार ग्रुप के सरबराह ने सुलह की पेशकश कर दी है, क्योंकि वो चाहते हैं उनके बच्चे और मुखालिफ ग्रुप के बच्चे अमन से जिंदगी गुजार सकें। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो किस हद तक सुलह के लिए तैयार हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ आपकी, जो ये अब मौजूदा दुश्मनी चल रही है, और कितने साल हो चुके हैं, कितने लोग जो है इस दुश्मनी की नजर हो चुके हैं, कितने लोग मारे जा चुके हैं इसमें? जी, असल में जो दुश्मनी का आगाज हुआ जी, वो हमारा नूरा कश्मीरी एक बहुत बड़ा खौफनाक नाम था, थाने बगबानपुरा महमूद बुटी का। 96 में उसका मर्डर हो गया। उसमें मेरे भाई को बाबर सुहेल भट्ट को उस मर्डर में नामजद किया गया। अब उसके बेटों को ये रंज था कि हमारे बाप को बाबर भट्ट ने मारा है या उसके किसी साथियों ने मारा। उन्होंने हमारे घर के ऊपर अटैक किया, जहाँ से ये स्टार्ट होती है दुश्मनी का जो आगाज होता है, ये मैं वो आपको बता रहा हूँ। उन्होंने हमारे घर के ऊपर हमला किया, जिसमें हमारा एक मेहमान था, वो मर्डर हो गया। हमारी वालदा को फायर लगे, मेरे एक भाई को फायर लगे, जख्मी हो गया। तो उसमें फिर वो पर्चा भी दर्ज हुआ थाना मनावा में। वहाँ से ये हमारी दुश्मनी का आगाज होता है। ये 96 की बात, 96 की बात जी। अच्छा, तो वो हमारा एक यानी मेहमान मर्डर हो गया, एक हमारी वालदा जख्मी, हमारा भाई जख्मी हुआ। तो उनको ये रंज था। बाद में वो हमारा भाई बेगुनाह साबित हुआ, अदालत ने उसको बरी किया, वो रिहा पे भी आ गया। तो ये उनके दिल में जो रंज था वो आज तक यही है। तो इन लोगों के पीछे जो लखोडर है, ये वही लोग हैं उनके पीछे कि हम अपने बाप का बदला इनसे लेंगे। उसके बाद उन्होंने मेरा जो बड़ा भाई था उसको भी 96 में उन्होंने कत्ल किया। पहले उस ग्रुप का मर्डर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। उसके बाद जो नहीं, पहले जो मेरा भाई अनवारुल हक था वो मर्डर हुआ।
सबसे पहले। उसके बाद 96 में के स्टार्ट में वो, और 96 के लास्ट में जो वो नूरा कश्मीरी मर्डर होता है। उसके बाद फिर चलते चलते जी 2007 में फिर मेरे भाई के ऊपर बाबर जब रिहा कहता है, उसके ऊपर अटैक होता है बड़ा शदीद, वो ज़ख्मी होता है। उसमें बहरहाल अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और वो अल्लाह ने उसको सेहत दे दी। तो 2010 में फिर वो हमारे वालिद साहब किसी काम के लिए जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो उनको रास्ते में जाते हुए ये नूरा कश्मीरी और ये जट ग्रुप दोनों के बंदे थे, तो इन्होंने रास्ते में जाते उनको कत्ल कर दिया। 2010 की ये बात है जी। तो उसके बाद यानी कि आप देखें 2010 में जब हमारे वालिद साहब मर्डर होते हैं, 2017 तक हमारी तरफ से उन पर कोई अटेम्प्ट नहीं है, हमारी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं है। इस दौरान कभी किसी ने सुलह करवाने की कोशिश नहीं की आप ग्रुपों के दरमियान? कोई हुकूमत वक्त ने की कोशिश की हो? बीच में पीपल्स पार्टी का दौर भी रहा है, नून लीग का दौर भी रहा है, किसी ने कोशिश की हो? जी जी बिल्कुल कोशिश की, कुछ अजीज़ों ने, रिश्तेदारों ने भी कोशिश की, मगर चूँकि उन लोगों का धंधा ही यही है, उनका कारोबार ही यही है, अगर वो अमन ओमान से बैठें तो उनका रोज़गार नहीं चलता, क्योंकि उनका रोज़गार ही यही है कि लोगों से बत्ते लेना, लोगों को डराना, धमकाना। अगर वो सुलह सफाई करके अमन ओमान से बैठते हैं तो फिर उनका ये कारोबार ही नहीं चलता, क्योंकि उनका कारोबार ही यही है इन लोगों का। अभी हालिया भी आप देखें कि इन लोगों के खिलाफ बत्ते के पर्चे थाना भगवानपुरा, थाना मनावा में, तो कोशिश कई बार हुई भी है, मगर दूसरी तरफ से उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। सुलह आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया, आपके भाई को कत्ल कर दिया गया, वालिद को कत्ल कर दिया गया, ये जब ये वाक़यात हुए तो बैठ के आपने तसल्ली से कभी सोचा हो कि आगे बच्चे हैं, मज़ीद घर वाले हैं, आपके मज़ीद भाई हैं, तो कहीं किसी और के साथ खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए, हर वक्त जान हथेली पे रख के घूमना, गनमैन और इनके अलावा तो आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते दुश्मनदारी की वजह से, तो ये चीज़ें आपको यूज टू हो गई हैं या बोर नहीं करती? मतलब दिल नहीं करता आप आज़ादाना तौर पे घूमें फिरें? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया, और मैंने जैसे पहले शुरू में भी यही गुजारिश की कि जो एक स्कूल टीचर का बेटा हो और स्कूल टीचर की गोद में जिसकी तरबियत हुई हो, तो वो क्यों चाहेगा कि मैं वो बंदूक उठा के चलूँ? मगर मैंने वही आपको बताया कि जो हमारा सियासत के अंदर आना, ये लोगों को शायद हजम नहीं हुआ। हम सियासत इस तरह करते हैं अपनी इबादत समझ के, अपने लोगों से हमारी मोहब्बत है, हम खिदमत करते हैं, लोग हमारे साथ प्यार करते हैं, हमें कामयाब भी करवाते हैं। तो जब तक मेरा ख्याल है कि उन लोगों को इस बात की तकलीफ़ है ना, तो तब तक ये लोग आराम से नहीं बैठेंगे। तो इसलिए हमारी सोच जो है वो हमेशा कोशिश भी यही रही है कि सुलह सफाई हो जाए और अमन ओमान से सब लोग रहें। ये मसला सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे इलाके का है। ये इन्होंने एक, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इन्होंने इस तरह तरतीब दी हुई है, आप बसीन से शुरू होंगे, बसीन, अवान डाईवाला, लखोडर, करौल, महमूद बूटी, ये उन्होंने बसीन से लेकर महमूद बूटी, करौल तक इस तरह तरतीब दी हुई है कि पूरे इलाके के अंदर कोई बंदा फसल अपनी मर्जी से नहीं काट सकता, कोई बंदा अपनी ज़मीन अपनी मर्जी से उसमें बीज नहीं बीज सकता, कोई बंदा अपनी मर्जी से फैक्ट्री नहीं चला सकता। तो ये मेरा ख्याल है कि अकेला मैं सुलह कर लूँगा तो इलाके में ये काम तो ख़त्म नहीं होगा। अगर मैं किसी गरीब के साथ खड़ा, तो बाबर सोहेल भट्ट का गुनाह क्या था? आप तारीख को उठा कर देखें, ये इतने सालों की तारीख को दोहरा कर देखें, उस पर स्टडी करके देखें, आप विज़िट करके इलाके में देखें, आप पुराने लोगों से पूछें, इतना सवाल करें कि बाबर सोहेल भट्ट को अगर कत्ल किया गया या सलीम भट्ट को कत्ल किया गया, उनका गुनाह क्या था? ये सवाल करें आप लोगों से, तो लोग आपको यही बताएंगे कि उनका गुनाह यही था कि वो गरीब के साथ खड़े होते हैं, वो गरीब के हक की बात करते हैं। तो बट साहब उनके भी तो अजीज़ो क़रीब कत्ल हुए हैं इस दुश्मनी के दौरान, तो मुकदमात दर्ज हुए हैं आपके खिलाफ, तो वो भी तो दिल में यही बात रखते होंगे कि हमारे भी जो लोग हैं, अजीज़ो क़रीब भाई हैं, उन्हें नाहक कत्ल कर दिया गया। नहीं, हमने तो आप देख लें कि हमने तो किसी को उसका जवाब भी नहीं दिया। 2007 में मेरे भाई पे जब फायरिंग की है
शदीद जख्मी हुआ बाबर भट्ट 2007 में, तो हमने तो किसी पर फायर एक भी नहीं किया। हमारे वालिद साहब का मर्डर हुआ 2010 में, तो उसके बाद आप देखें हमने तो किसी के ऊपर एक फायर भी नहीं किया। आपने अपना दफा किया, बस दफा किया बस। लेकिन और आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है। रिसेंटली एक मुकदमा दर्ज हुआ आपके भाई के खिलाफ एयरपोर्ट में, उस पर क्या कहेंगे आप? वो भी बिल्कुल, वो देखे मैं यही कह रहा हूँ कि उनका कोई एक घर के साथ दुश्मनी नहीं है, उन्होंने बड़े लोगों के साथ जुल्म किए हुए हैं। उसमें अगर मेरे भाई को नामजद किया गया तो हमने अपने आप को इन्वेस्टिगेशन में पेश किया, हमने अपने आप को पुलिस के सामने पेश किया कि जी आप हमारा मौक़िफ़ सुन लें। अब मेरिट पे जो बात, उसमें हम बेगुनाह साबित हुए हैं, हमारा उस कत्ल के साथ कोई तल्लुक ना निकला है ना है, ना हमने वो करवाया है। तो हमने अपने आप को खुद को पेश किया एजेंसियों के सामने कि आप बिल्कुल हम हाजिर हैं, आप हमारी तफ्तीश करें, हमारा मौक़िफ़ सुने, अगर हम गुनाहगार हैं तो बिल्कुल हमें चलान करें, अगर हम बेगुनाह हैं तो हमें हमारे साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो एजेंसियों ने तफ्तीश की है, उसमें हमें बेगुनाह हम हुए हैं, अदालतों ने हमारी ज़मानतें ली हैं, अगर हम बेगुनाह थे तो हमारी ज़मानतें। अच्छा बट साहब, इस तरफ आते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि सुलह कर लूँ और मज़ीद लोगों के लिए भी वो परेशानी का बाइस बनता है जो दूसरा ग्रुप है, लेकिन इस दौरान जैसे जैसे आप पे परेशानी आती रही, जैसे भाई को कत्ल किया गया, वालिद को कत्ल किया गया, बहुत बड़ा सदमा होता है। और जिस तरह से आपने ज़िंदगी गुजारी, आप पर भी मुकदमा दर्ज हुए होंगे, जैसे इश्तिहारी हो जाता है बंदा, भागना पड़ जाता है, सम टाइम गिरफ्तारी नहीं देनी पड़ती। वो क्या क्या हालात देखे उस दौरान, फैमिली को किस तरह लेके चले, परेशानियां क्या आई, वो कुछ लोगों से डिस्कस। लोगों को ऐसे लगता है कि ये दुश्मनदारियां जो है वो बहुत आसान चीज़ है, उसमें कितना मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता है, वो ज़रा अपने आप जो देखा आपने वो बताइए। जी बिल्कुल, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बड़ा आसान काम है ये, बड़ा ज़िंदगी जो है, मामूलात ज़िंदगी जो है ये सारे डिस्टर्ब होते हैं। बच्चों की तालीम का मामला होता है, बच्चों की परवरिश का मामला होता है, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, अल्लाह तालीम दिलवाऊँ और किसी अच्छे ओहदे पे लेकर जाऊँ, जिसकी सोच अच्छी है। बिल्कुल। तो इसी तरह हमारा भी ये दिल करता है कि हम अपने बच्चों को अल्लाह तालीम दिलवाएँ, उनको अच्छे ओहदों पे लेकर जाएँ, और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये अच्छा काम नहीं है, बंदूक उठा के चलना। बिल्कुल मैं मुआशरे में समझता हूँ कि बड़े इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, लोगों के साथ जो आपका प्यार और मोहब्बत का रिश्ता, इससे बढ़ के कोई और नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये दुश्मनदारियाँ बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। तो मैं इस हक़ में हूँ, दोनों तरफ से हूँ, तो फिर ये मामला ख़त्म होते हैं। बंदूकों के साए तले इनकी जिंदगियां कैसी गुजरी, ये आपने देखा और जाना भी। अब ये अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं, ये जानते हैं इनकी जुबानी। ये इस बात में हकीकत है बट सब जो आपने वो जज्बात में कह गए कि आप सुलह करने के लिए अभी भी तैयार हैं? जी जी नहीं, जज्बात में नहीं, बिल्कुल मैं अपने होशोवास में बात कर रहा हूँ। होशोवास में बात कर रहे हैं। बिल्कुल मेरी सोच हमेशा यही कि हम भी अपनी एक अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारें, हम अपने बच्चों को भी यही तरबियत दें और ताकि हम इलाके की खिदमत कर सकें। मैं समझता हूँ लोगों की खिदमत, लोगों की, इलाके के लोगों की खिदमत कर सकें। मैं समझता हूँ कोई भी पॉलिटिकल वर्कर जब तक आज़ादाना ज़िंदगी खुद नहीं गुजारेगा, वो अपने इलाके के लोगों की खिदमत उस तरह नहीं कर सकता जिस तरह वो चाहता होगा। तो अब बच्चों का मुस्तकबिल आप यहाँ पर क्या देखते हैं, जो दुश्मनदार, क्योंकि आपने तो हर बार अपनी दुश्मनी को सोचना है सबसे पहले, अगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखना है तो वो किस तरह से आप उस सारे मामलात को लेके चलते हैं? जी बिल्कुल, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस लाइन में आए? नहीं नहीं, ये तो कोई नहीं चाहेगा, तो हमारी तो अपनी ये तरबियत नहीं है। मैंने बताया कि हादसाती एक तौर पे हमें ये बंदूक उठानी पड़ी, हम इसको पसंद नहीं करते बंदूक उठा के फिरे, ये हमारा शौक़ नहीं है और ना हम ये चाहते हैं। जब हम खुद नहीं चाहते तो फिर हम ये कैसे चाहेंगे कि हमारे बच्चे बंदूक उठाएं?
हमारे वालिदैन ने हमारे हाथ में कलम दी थी, कलम दवात से हम तख्ती लिखते थे, हमारे वालिदैन ने हमारे हाथ में कलम दी थी। तो हम भी यही चाहेंगे हम अपने बच्चों को हाथ में कलम दें और कलम की ताकत से वो माशरे में आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी गुजारें, सुधार पैदा करें। जो कलम की ताकत है वो बंदूक की ताकत नहीं है। मैं समझता हूँ पढ़ लिख के जो बंदा एक अच्छे और आला ओहदे पे बैठता है, तो हम भी यही चाहेंगे कि हम हमारे बच्चे अमन और मान की ज़िंदगी गुजारें और उनको हम आला तालीम जो दिलवाएं और वो आने वाले वक्त में अच्छी अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। अच्छा बट साहब, ये जो पीछे वक्त गुजर गया, वो 20 या 25 साल जितना भी आपको दुश्मनी के दौरान गुजर गया, 30 साल के करीब करीब, इस दौरान आपने क्या निचोड़ निकाला ज़िंदगी का? क्या महसूस क्या किया है उस वक्त को लेके? उसमें आपने बड़ी दुख तकलीफ़ें, बहुत कुछ देखा, मुकदमात भी आप पे बने, आपके अपने प्यारे जो है वो कत्ल भी कर दिए गए, क्या क्या महसूस किया इस दौरान? जी देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो एक आम नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें और ये जो लाइफ है इसमें बड़ा फ़र्क है। इसमें आपको ना तो रात की नींद का सुकून मिल सकता है, ना दिन को आपको सुकून है, तो आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं गुजार सकते। मुश्किल ये मामलात होते हैं, तो ज़िंदगी में बड़े वही आप वाली बात के मुश्किलात भी देखी हैं और इसी तरह कारोबार भी डिस्टर्ब होते हैं। मामूलाती ज़िंदगी पूरी की पूरी इंसान की जो है डिस्टर्ब हो जाती है। इंसान कोई नहीं चाहता, अंदर से कोई खुश नहीं होता कि मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारूं। तो मैं भी यही चाहूँगा कि हम खुद भी आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजारें, अपने बच्चों को भी हम बंदूक ना उठाने दें, वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से और बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी वो अपनी खुशियों के साथ गुजारें। तो कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे अपने बच्चों को ये तरबियत दी जाए। अच्छा, इससे पहले भी कभी कोशिश की गई कि अमन के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए, सुलह सफाई कर ली जाए, कोई हुआ कोई ऐसा वाक़या? जी, मैंने बताया आपको पहले भी, कुछ दोस्त को अजीज़ों का हमने कोशिश की है, मगर वो बात बन नहीं सकी, दूसरी तरफ से नहीं। हम उस वक्त भी राजी थे मगर दूसरी तरफ से उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। वो सुलह की बातें हो रही थी तो हमारे वालिद को मर्डर कर दिया गया। तो उस बात को जब ये हुआ हो तो वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई, वो ख़त्म हो गई। हमारी तरफ से पहले भी हम सुलह के लिए राज़ी थे। हम अब भी कह रहा हूँ और मैं अपने ख़ानदान की पूरी की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अकेला बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक पूरी अपने ख़ानदान की जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि पूरा जो मेरा ख़ानदान है वो लड़ाई झगड़े को बिल्कुल हम पसंद नहीं करते कि इसको हम आने वाली नस्लों में इसको कन्वर्ट करें, आगे लेके जाएं। बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, आपको खुद करनी पड़ेगी कि आपके बच्चे इस लाइन में ना जाएं। अगर ये नहीं सिलसिला रुका तो बदकिस्मती से उन्हें जाना पड़ेगा, अल्लाह बचाए। लेकिन ये जैसे एक दुश्मनदारियों की वजह से बहुत से घर उजड़ जाते हैं बट साहब, बहुत से मतलब बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपने भी बात की, नौजवान नस्ल ख़ास तौर पे टारगेट होती है इसमें। और ख़ास तौर पे ये जो पुरानी दुश्मनदारियां चली आ रही हैं, तो किस तरह से इसे मैनेज करना चाहिए, किस तरह से रोकना चाहिए, और पुलिस का क्या किरदार रहता है इसमें? आपने पुलिस के साथ पाला तो बहुत पड़ा होगा दुश्मनदारी के दौरान, तो पुलिस कैसे इसे लेके चलती है? पुलिस अच्छा किरदार अदा करती हुई नजर आती है या दोनों पार्टियों को लड़वाती हुई नजर आती है? पुलिस का क्या किरदार? नहीं जी, देखें मेरी ज़िंदगी में ये बड़े मामलात मैंने देखे हैं। पुलिस में बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर में भी हैं, मातहत भी हैं। मैंने देखा उनकी कोशिश सबसे पहले ये होती है कि ये दो पार्टियाँ हमारे पास जो झगड़ा है इनकी सुलह करवा दें। पहली उनकी कोशिश मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार देखा है कि वो कोशिश करते हैं कि इन दोनों पार्टी की सुलह हो जाए, इलाके में अमन हो जाए। तो जब कोई नहीं मानता फिर उन्होंने अपना मेरिट करना, जो उनके पास इख्तियार आते हैं, जो तफ्तीश है उन्होंने वो मुकदमे के मुताबिक फिर अपनी तफ्तीश तो करनी होती है। मगर मैंने देखा कि कई बार ऐसे वाक़यात से मैं गुजरा हूँ, मैं अपने अलावा भी
कि पुलिस की कोशिश होती है कि जो झगड़ा, बल्कि जब हम चेयरमैन थे तो उस वक्त CCPO लाहौर कैप्टन अमीन साहब थे, उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग करके भी कहा कि आप चेयरमैन, आप लोग सारे कोशिश करें छोटे छोटे जो झगड़े आप ख़त्म कर सकते हैं इलाकों में उनको ख़त्म किया जाए, ताकि इलाके में मज़ीद दुश्मनियाँ, नई दुश्मनियाँ ना पैदा हों। तो ऐसी फिर कोशिश मैं भी करता रहता हूँ कि जो जितना अख्तियार इंसान को अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, उस हिम्मत दी उसके मुताबिक जो कर सकते हैं। और पुलिस में ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि दुश्मनदारियाँ कम हो लाहौर के अंदर या दूसरे शहरों के अंदर, तो ये होना चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट को भी, हुकूमत को भी चाहिए कि भी ऐसे कोई कुछ लोगों की ऐसी कमेटियां बना दें इलाकों में जिनकी जिम्मेदारियां लगा दें कि अपने अपने इलाके में कोशिश करें कि दुश्मनदारियां ख़त्म की जाएं, तो मेरा ख्याल है उसके नतीजे अच्छे आएंगे। अच्छा भट्ट साहब, ये भी आपकी दुश्मनदारी के हवाले से बात जो है मशहूर है कि आप मुकदमा दर्ज तो करवाते हैं, वो मजबूरी है, हर दुश्मनदार करवाता है, लेकिन उस मुकदमे की बजाय बदला लेने की तरफ ज़्यादा तरजीह देते हैं। नहीं, देखें, आपको ये बात अगर किसी ने कही है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं अभी तो आपके सामने मैं ये गुजारिश कर चुका हूँ कि 2007 में 96 में हमारे भाई को, अनवारुल अकबर को मर्डर किया गया। हमने उसके बदले में कोई बंदा तो नहीं मारा, हमने पर्चा जरूर दर्ज करवाया, कानूनी कार्रवाई की है, सजा हुई मुलजिम को, मुलजमान को सजा हो गई थी। और जब हमारे घर पे जो अटैक हुआ उसका बदले में हमने कोई बंदा तो नहीं मारा, ना किसी के घर पे जाके फायरिंग की, हमने मुकदमा दर्ज करवाया, पैरवी की उसकी कानूनी कार्रवाई। आपके वालिद साहब को जब मर्डर किया गया, वालिद साहब को मर्डर किया गया, उसके जवाब में हमने एक सिंगल फायर भी किसी के ऊपर नहीं किया। 2010 में 2010 में अच्छा। तो उसकी भी हमने कानूनी पैरवी की, हमने उनका कोई बदला नहीं लिया। उसमें सजा हुई किसी मुलजिम? नहीं, अभी तक वो ट्रायल जारी है। तो हमारे भाई को भी देखे ना, बाबर सोहेल को 2017 में मर्डर किया गया, तो हमने पर्चा दर्ज करा, उसकी भी हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी अदालतों में मामला है। तो ये अगर आपको किसी ने ये बात कही कि हम पर्चा दर्ज करवाते हैं फिर बदला लेते हैं, बदला तो हमने किसी का भी नहीं लिया, उसके बदले में तो हमने कोई बंदा नहीं, किसी को नहीं मारा। मैंने पहले भी जिक्र किया, एयरपोर्ट पे मर्डर हुए, उसमें भी आपका नाम लिया जा रहा था कि आपने वो मामला करवाया। नहीं, बिल्कुल, वो मैंने आपको बताया है कि वो हमने अपने आप को उसी वक्त पेश कर दिया था इन्वेस्टिगेशन के सामने कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, इस मामले के साथ उन्होंने और लोगों के साथ बड़े जुल्म किए हुए थे, पता नहीं। अब तक कितने लोग आपके जो खानदान से ताल्लुक रखने वाले हैं जो इस दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हों? जी, मेरे खानदान के वही हमारा मैंने बताया भाई एक बड़ा, फिर उसके बाद वो हमारा एक मेहमान मर्डर हो गया, फिर वालिद साहब हो गया, फिर बाबर हमारा भाई हो गया, यानी ये 4-5 तक तो मेरे अपने घर के हो गए ना। बाकी जो ताल्लुक रखने वाले साथ वो भी इससे असरअंदाज हुए? जी, असरअंदाज ऐसे ही देखें हम, मतलब सियासी लोग भी हैं तो फिर वो ताल्लुक तो मगर हाँ, ये जो लोग हैं हमारे, ये जो मैंने आपको बताया जट ग्रुप, उनकी हिस्ट्री मैंने आपको ज़रूर बताई है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के पैसे लेके लोगों को कत्ल किया हुआ है। तो बाकी हमारे ताल्लुक वाले लोग इसी तरह हल्के में हैं, हल्का बाब ऐसा है कि जिनके बहुत सारे लोगों के ऐसे कत्लो गारत हुई है आपस में, और कई की हमने सुलह भी करवाई है। तो मगर मेरे अपने जो घर के फैमिली के वो ये 4 बंदे। बट साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़े अमन पसंद शख्स हैं आप, और आपने बहुत बड़ी बात की ऑन द कैमरे के बिल्कुल सामने कि आप सुलह करने के लिए तैयार हैं और अमन चाहते हैं, और इस मुआशरे में ये जो बिगाड़ है उसे ख़त्म होना चाहिए। क्या मैसेज देंगे आप नौजवान नस्ल को, दुश्मनदार ग्रुपों को, जितने लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज दीजिए ताकि ये जो एक दुश्मनी वाला सिलसिला, एक नफरतों का सिलसिला है, वो कैसे ख़त्म हो सकता है, कैसे टल सकता है? कोई एडवाइस है तो वो भी। जी बिल्कुल, मैं अपने तमाम जो पाकिस्तानी भाई हैं, जो नौजवान हैं, और कई नौजवान ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि लोग बंदूकें उठा के चलते हैं, वो समझते हैं कि शायद बंदूकों की वजह से इनका मकाम है, मगर मैं ये उनको पैगाम दूंगा कि ये बंदूकों की वजह से बिल्कुल कोई मकाम नहीं होता। मकाम और इज़्ज़त मुआशरे में वही होती है जो आपके किरदार की होती है, जो आपके अखलाक से होती है, जो आप एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, आपकी इज़्ज़त उसी में है। बंदूक उठाने से बिल्कुल इज़्ज़त नहीं है। मैं नौजवानों को भी यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप इस रास्ते पे किसी को देखकर मत जाएं, तालीम हासिल करें,
अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने हल्का बाब में प्यार और मोहब्बत से अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में बिल्कुल ये लड़ाई झगड़ा दुश्मनदारियाँ ये मैं समझता हूँ मुआशरे में एक नासूर है। और नौजवानों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप इस तरफ ध्यान बिल्कुल मत दें। नफरत की आग में जलने और खुद को मनवाने की दौड़ में कहीं आप अपनी नस्लें तबाह ना कर बैठें। ये इंटरव्यू दिखाने का मकसद ये है कि इस तमाम हालात वाक़यात से आप इबरत हासिल करें। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।